आते हैं और वह सकारात्मक परिणाम हम सबको इस रूप में आज भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो मीडिया की भूमिका। भारत के अंदर हम लोगों ने लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया है, उस संसदीय लोकतंत्र में मीडिया को भी एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में उसकी भूमिका को ध्यान में रख करके स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोगों ने माना है। जन चेतना को जागरूक करने में, जनता के बीच में समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत मुद्दों को शासन के संज्ञान में लाने और जनता की बातों को शासन तक पहुंचाने में मीडिया की अपनी भूमिका रही है और आगे भी स्वरूप बदल सकते हैं, वो आगे भी रहेगी। एक समय था जब ये देश अपने स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करता रहा होगा, तब पत्राचार के माध्यम से लोग अपनी बातों को कहते थे, अपनी बातों को उस रूप में आगे बढ़ाते थे। गांव में समाचार पहुंचा, गांव में फिर लोगों ने वहां पर अपने तरीके से लोग उस सूचना का प्रचार प्रसार करते थे। कहीं नगाड़े बजते थे, कहीं पर किसी अन्य उसके माध्यम से लोगों का एक साथ जमावड़ा हो गया, वहां पर उनको सूचना दे दी। लेकिन माध्यम तो लोगों के हमेशा से संवाद के किसी न किसी रूप में रहे हैं। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान पत्र और पत्रिकाओं का एक स्वरूप धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है और इसने जब जन चेतना के ज्वार को और तेज किया तो इसके विभिन्न स्वरूप हम सबको देखने को मिले। आपने देखा होगा आजादी के पूरे आंदोलन को अगर आप अवलोकन करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग क्रांतिकारी समूह का रहा हो या राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व देने वाला कोई भी लीडरशिप उस समय की रही हो, वह किसी न किसी समाचार के साथ, पत्रकार के साथ, पत्रिका के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है और नाम भी उनके उसी रूप में रहे हैं। कोई स्वराज के नाम पर, कोई राष्ट्र धर्म के नाम पर, कोई धर्मयुग के नाम पर, कोई किसी अन्य नाम पर इस चेतना को जागरूक करने का कार्य उस दौरान अपने स्तर पर करता रहा। उस प्रकार की कविताएं भी आई, उस प्रकार के लेखन भी आते थे जो लोगों के अंतःकरण को झकझोरते थे, समाज को उसके लिए प्रेरणा प्रदान करते थे। और जब हिंदी की बात आएगी तो हिंदी भारत के एक बड़े समूह को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक बड़े समूह को अपने से जोड़ने का एक माध्यम भी है। याद करना, जिस भाषा जो अंतःकरण से कही गई भाषा हो, वही लोगों को अपनी ओर सम्मोहित भी कर पाएगी। जिस भाषा के बारे में लोग जानते न हो, जिस संवाद के बारे में व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्त न कर सकता हो, अगर उसे कोई जबरदस्ती बोलने का प्रयास करेगा तो वह किसी के अंतःकरण को छू नहीं पाएगा। जब अंतःकरण से निकली हुई आवाज आगे बढ़ती है तो वह जन चेतना को
अपने साथ जोड़ने का काम भी करता है, उसको झकझोरने का काम भी करता है। और देश की आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदी ने इस भूमिका का निर्वहन बखूबी किया था। आजादी के उस पूरे आंदोलन के दौरान अगर आप देखेंगे, उस प्रकार की लेखनी भी हम सबको देखने को मिली थी, जो लोगों को उन महापुरुषों के साथ जोड़ सके, जो आम जनमानस की आवश्यकता के अनुरूप देश की आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर सके। हो सकता है लिपि हमारी देवनागरी रही, कुछ क्षेत्रीय शब्द उसमें जुड़े होंगे, लेकिन माध्यम उसको नेतृत्वकर्ता के रूप में कोई एक भाषा थी, वह हिंदी थी। आज भी आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर अगर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब और पश्चिम हो, पूरे भारत को अगर हम आज के दिन पर भी इस रूप में देखें तो पूरे भारत के अंदर इस संवाद का माध्यम और इस संवाद को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम कोई एक भाषा बन सकती है तो वह केवल हिंदी बन सकती है। जो देश के अंदर हो सकता है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति हिंदी के संवाद को उस रूप में न व्यक्त कर पा रहा हो, लेकिन या विशुद्ध व्याकरणीय हिंदी न बोल सकता हो, लेकिन एक सामान्य हिंदी के माध्यम से टूटी फूटी अपनी स्थानीय भाषा के माध्यम से वह अपनी बात को रखता है और उसको हिंदी में किसी भी संबोधन को वह समझता है, सुनता है, पूरे देश के अंदर उसको समझता है, भले ही वह अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा का सहारा लेता हो। अन्य कोई भाषा ऐसी नहीं जो गांव से लेकर के शहर तक, किसी राजभवन से लेकर के किसी एक सामान्य झोपड़ी में निवास करने वाले किसी सामान्य इंसान तक सबको जोड़ने का कोई कार्य कर सकती है, तो वह हिंदी उसका एक सशक्त माध्यम बन सकती है। वह आज भी है और आजादी के आंदोलन के दौरान भी यह सब कुछ देखने को मिलता है। याद करिए, जब इसी गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो फांसी की सजा देने के पहले उनसे जेल के अधिकारी पूछने के लिए आते हैं और एक बात कहते हैं कि भाई बिस्मिल बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उनके चेहरे पर कोई किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का पश्चाताप का भाव नहीं था। उन्होंने अपने दैनिक कार्यक्रमों को उसी रूप में वे संपादित कर रहे थे। तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूछते हो? तो जेल के अधिकारियों ने कहा हाँ, यही आदेश है, ब्रिटिश हुकूमत का यही आदेश है। उन्होंने कहा कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। ये भारत के एक उस क्रांतिकारी का है जो काकोरी ट्रेन एक्शन का महानायक था। आप सोचिए, शब्द, उसका चयन, उसको अभिव्यक्त करने वाला वह माध्यम, और जिस भी युवा के पास ये शब्द पहुंचे होंगे उसने अपना सारा कार्य छोड़ करके देश की आजादी के आंदोलन के साथ अवश्य जुड़ा होगा। और अगर इन शब्दों को सुनने के बाद भी वह नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब वह युवा नहीं है या फिर भारतीयता का अंश उसमें नहीं है। यह बहुत, ये शब्द उन बातों को हम सब का ध्यान उसको आकर्षित करता है। हम लोग जब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्र नायकों के बारे में जो लेखन देश के अंदर हुआ, उस लेखन को भी अगर आप अवलोकन करेंगे, कहीं श्याम नारायण पांडे महाराणा प्रताप की वीर गाथा को देश के सामने रख रहे हैं, युवाओं को उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रीयता की एक नई भावना का संचार करने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को केंद्र में रख करके भारत की मातृशक्ति के शौर्य को, उनके सशक्तिकरण का जो माध्यम है उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। 23 वर्ष की उम्र में, कहते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में युद्ध का मोर्चा संभालना पड़ा था। 23 वर्ष की उम्र क्या होती है। और उस समय ब्रिटिशर के खिलाफ जब उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा था तो वे पूरी मजबूती के साथ लड़ी। 57 में ब्रिटिशर उनको पराजित नहीं कर पाए। एक वर्ष के बाद जब वह भी धोखे से दूसरे युद्ध में, जब नाना साहेब का सहयोग वहां तक पहुंचने में कुछ देर हुआ, इस दौरान धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो घटना घटित हुई वह इतिहास में हम सबके सामने है। लेकिन वह युद्ध करते करते उन्होंने अंग्रेजों को इसके लिए ललकारा था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके सामने प्रस्ताव लिखा भेजा था कि आपको झांसी समर्पित करनी होगी और ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा नहीं, ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम इसके लिए युद्ध लड़ेंगे। और देश की आजादी के उस अभियान को प्रथम स्वतंत्र समर के माध्यम से, उनके पराक्रम के माध्यम से, हम सबको उनके बलिदान के माध्यम से आज भी झांसी हम सबको इस बात की नई प्रेरणा प्रदान करता है। भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले उन क्रांतिकारियों के प्रति जब हम रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को पढ़ते हैं, उन पंक्तियों को देखते हैं, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिन्होंने चिनगारी, ये सब पंक्तियां हम सबको एक नई प्रेरणा देती है, जिसमें वो कहते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल। किनकी जय बोल? जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जय उनकी मत बोल जिन्होंने सत्ता के लिए स्वाभिमान के साथ समझौता किया हो, उनके लिए नहीं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, सत्ता को बलिदान करके अपना जीवन बलिदान किया है मातृभूमि के लिए। उनकी जय बोल करने के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर भारत के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आखिर इसका माध्यम भी तो हिंदी बन रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो हम सबको यही प्रेरणा दी थी ना। हिंदी के बारे में जो प्रेरणा उन्होंने प्रदान की थी, तमाम प्रकार की भ्रांतियां इसके बारे में फैलाने का काम होता है, लेकिन हिंदी आज भी देश के अंदर सबसे बड़े समुदाय को जोड़ने का और पूरे भारत को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। और इसीलिए देश के संविधानविदों ने आजादी के बाद एक राजभाषा के रूप में इसको सम्मान दिया। आज भी सशक्त होने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी संवाद की इस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। न केवल देश के अंदर और हर राज्य के अंदर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी में भाषण देकर के, हिंदी में अपनी बातों को रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत को यह गौरव प्राप्त है कि भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर G20 समिट का आयोजन भारत के अंदर किया। G20 दुनिया के उन देशों का एक समूह है जो देश भले ही आबादी यहां पर दुनिया की कम निवास करती है, लेकिन जिनका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की जीडीपी पर जिनका अधिकार है, उन देशों का समूह है G20।
और G20 के इस समिट को आयोजित करने का अवसर भारत को प्राप्त हुआ था 2022-23 में। आपने उस समय देखे होंगे 100 से अधिक समिट भारत के अंदर अलग अलग शहरों में आयोजित हुए थे और सबकी भाषा और सबका माध्यम हिंदी बना था। दुनिया भर के 20 उन देशों के साथ ही सहयोगी देशों के भी राष्ट्र प्रमुखों ने अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग समूह की सहभागिता उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबको देखने को मिली थी। लेकिन भारत ने अपने उन अभिव्यक्ति के माध्यम इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हिंदी को रखा। परिणाम क्या था? जब इस समारोह का समापन होने जा रहा था तब दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए थे और भारत में आकर के उन्होंने, हम जिस भी समिट में जाते थे हम लोग एक बात जरूर देखते थे, संवाद को लेकर के और कार्यक्रमों को लेकर के। हम लोग पूछते थे लोगों से, अलग अलग देशों से जो लोग आए थे उनसे पूछते थे और उसमें सचमुच बहुत सारे लोग बोलते थे। मुझे एक समिट में जर्मनी से जुड़े हुए कुछ लोग मिले, जर्मनी से भी जुड़े हुए थे, फ्रांस से भी जुड़े हुए थे। वे लोग मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे लग रहा है, कब से आप लोग इस समिट के साथ, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े? उन्होंने कहा साहब हम 2009 से इस कार्यक्रम के साथ, प्रतिवर्ष इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। G20 से जुड़े हुए समिट के साथ हम प्रतिवर्ष जुड़े रहते हैं। हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम भारत के अंदर हो रहे हैं ये दुनिया के अंदर आज तक कभी नहीं हो पाया है जो हम आज इस समय देख रहे हैं। याद रखना, और यही वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को दिखाता है। याद करिए, जो देश अपनी भाषा में न बोल सकता हो, जिस देश को अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति न होता हो, जिस देश को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति न होता हो, जिस देश के अंदर अपनी विरासत की बजाय गुलामी के चिन्हों को अपनाने की होड़ लगी हो, उस देश का कोई अपना भविष्य नहीं हो सकता। और भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सामने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, एक विकसित भारत के लिए। विकसित भारत का आधार क्या बनेगा? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या होना है? आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल, यानी जो हमारे पास है उसको खूब प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाना। और उन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। याद रखना, एक समय वह भी था, कहते हैं कि जब अखंड भारत में, आज का जो बांग्लादेश है, बंगाल है, वहां का जो मखमल का कपड़ा था कैसा था? इतना फाइन था, इतना फाइन था कि दुनिया के अंदर भारत इस फील्ड का एकमात्र बादशाह माना जाता था। उसकी क्वालिटी की कोई तुलना नहीं थी। तकनीक हमारी तकनीक को ब्रिटेन ले गया और अपना ठप्पा लगा करके वह बाद में उसने हमारी पूरी धरोहर को समाप्त कर दिया। आज भारत कहीं भी, अगर आप दुनिया के अंदर जाएंगे, भारत का कपड़ा उस रूप में देखने को नहीं मिलता है। केवल रेडीमेड गारमेंट्स में अगर आप दुनिया के अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत बांग्लादेश और वियतनाम उस मामले में थोड़ा एक अच्छी प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन भारत कहां पे है? 140 करोड़ का भारत कहां पे है? क्या रेडीमेड गारमेंट्स में भी हम इस दिशा में काम नहीं कर सकते? करना चाहिए, लेकिन तकनीक कहां जाएगी? तकनीक को तो हमें अपनाना पड़ेगा।
विरासत से जो मिला था। और इन्हीं सबको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2018 में एक प्रयास प्रारंभ किया। सरकार प्रयास कर सकती है, उस प्रकार के कार्यक्रम बना सकती है, उस प्रकार से लोगों को जोड़ने का कार्य कर सकती है। इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े राज्य के लिए नए जॉब कहां से हम लेकर के आए? सरकारी नौकरियां हम लगाएंगे, उसको युद्ध स्तर पर उन सभी पे हम लोग मेरिट के आधार पर यहां के युवाओं को अवसर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निजी क्षेत्र में जाना चाहते होंगे या स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते होंगे, अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की योजना क्या हो सकती है? तो हम लोगों ने एक योजना बनाई थी। इसके लिए पहले कार्य योजना बनाई गई भी क्या हो सकता है, स्थानीय उत्पाद के लिए क्या हो सकता है। उन्हें कहा गया कि भाई आप अलग अलग जनपदों में जाइए, उसकी मैपिंग करिए, सर्वे हो, पता लगना चाहिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं यूपी के अंदर। और मुझे जो देखने को मिला, जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि 75 में से 57 जनपद ऐसे हैं जिनके पास अपना स्थानीय उत्पाद है। तो हमने कहा 18 जनपद में और क्या हो सकता है। यह हुआ कि इसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। उन जनपदों को भी एक एक उत्पाद दिया गया कि भाई आप इस फील्ड में काम करिए। और फिर 75 के 75 जनपद के जब हुए तो हमने फिर उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब इसमें कैसे इसकी ब्रांडिंग होनी है, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा, इसकी डिजाइनिंग देनी पड़ेगी, इसकी पैकेजिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर है ही नहीं, अगर आप दुनिया के कंपटीशन में अपने आप को तैयार नहीं मानेंगे, तैयार नहीं करेंगे, तो आप पिछड़ जाएंगे। और पिछड़े इसलिए थे भाई, यूपी के अंदर जो 75 में से 57 जनपद में उत्पाद था वो हम लोग थोड़े लेके आए थे, वो तो पहले से चला रहा था, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी व्यवस्था। लेकिन वो दम तोड़ चुका था, एकदम दम तोड़ चुका था, कुछ भी उसमें नहीं था। हम लोग जब उन लोगों के पास गए तो एकदम निराशा, हताशा, कोई चेहरे पर रौनक नहीं, एक निराशा का भाव था लोगों के मन में। पूछते थे भाई क्या कर रहे हैं, इसमें करना क्या है जी, काम मिल जाता है कर लेते हैं, नहीं तो अपना दूसरा काम कर रहे हैं। कोई ठेला लगाता था, कोई खोमचा लगाता था, कोई कुछ और काम कर रहा था। सरकार ने थोड़ा सा उन्हें प्रोत्साहित किया, तकनीक दी, मार्केट के साथ जोड़ा, एग्जीबिशन लगाए, उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था की। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में अकेले मुरादाबाद में जो प्रोडक्ट वहां का है 16,000 करोड़ रुपए का, तो केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 16,000 करोड़ का। कारपेट, आप चले जाइए, भदोई की कालीन, जब मैं 17 में आया था, मैं भदोई के कालीन के बारे में पूछ रहा था। लोगों ने कहा साहब यहाँ की तकनीक बहुत जो है पुरानी हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला, ये सब बंद हो जाएगा। एक आसान सा शब्द था सबके सामने जिससे हम बात करते थे। आज की स्थिति क्या है? 10,000 करोड़ रुपए का कालीन यूपी से आज एक्सपोर्ट हो रहा है और भदोई उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। ग्लास फिरोजाबाद का, हमने उनको डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, थोड़ा बहुत तकनीक दी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मार से उनको बचाया। आज लगभग 4,000 करोड़ रुपए का ग्लास का आइटम वहां का एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे हर जनपद से अगर बताऊं मैं, साल भर का यूपी का जो एक्सपोर्ट है जो दुनिया के देशों में जाता है वह 2 लाख करोड़ रुपए का, अकेले इस सेक्टर का 2 लाख करोड़ का, यानी 2 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा भारत के अंदर, यूपी के अंदर आ रही है, जो यूपी के विकास के साथ जुड़ेगी, यूपी के हस्तशिल्पियों के पास, यूपी के कारीगरों के साथ जुड़ रही है। और पहली बार यूपी के अंदर 75 जनपद हैं, 75 जीआई टैग यूपी को प्राप्त हुए हैं।
जो दुनिया के अंदर आपका प्रोडक्ट इस लायक है कि वो दुनिया के अंदर कंपटीशन कर सके। अन्यथा हमारे पास पैकेजिंग की व्यवस्था भी नहीं थी। मुझे याद है एक बार मेरे पास एक एम्बेसडर आए थे, तो यूरोप के एक देश के थे, तो आए थे, लेकिन उनका एक रिश्तेदारी उनकी यहां गोरखपुर में थी, महाराजगंज जिले में थी, तो मेरे पूर्व परिचित भी थे। तो मुझसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने एक गिफ्ट लेके आए थे। पूर्व परिचित थे, तो मैंने उनके सामने उनका गिफ्ट खोला, तो एक चीनी मिट्टी की प्लेट थी। मैंने अपने गिफ्ट को भी निकाला, वो भी ग्लास का आइटम था, लेकिन उनसे बेहतर था। मैंने उनसे कहा, देखो आपकी चीनी मिट्टी की जो प्लेट है, इसकी कीमत हमारे यहां बहुत होगी, तो यह 30-40 रुपए की होगी, लेकिन जो मेरा जो गिफ्ट है यह आपके लिए बहुत महंगा है, बहुत अच्छा आइटम है, और मुझे लगता है ये आपको मार्केट में 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो कहा, देखो आइटम आपका अच्छा है, लेकिन पैकेजिंग मेरी अच्छी है। आप देखिए, उनका पैकेजिंग बहुत अच्छा था। मेरी समझ में आया, तब हमने पैकेजिंग इंस्टीट्यूट भी यूपी के अंदर प्रारंभ किया, और पैकेजिंग के साथ भी आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो परिणाम क्या है? तेजी के साथ यूपी ने एक छलांग लगाई, लेकिन कहां से ये छलांग लगाई है? अपने स्थानीय उत्पाद से। आत्मनिर्भरता यहां से प्रारंभ होनी है। कोई देश तब तक स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपने स्वयं के पोटेंशियल को दुनिया के सामने प्रस्तुत न कर दे। उसका जो सामर्थ्य है किस किस क्षेत्र में है, उन सबको उसे टटोलना पड़ेगा, उस ओर जाना पड़ेगा। और यह केवल आर्थिक जगत में नहीं होता है, यह भाषा के माध्यम से भी होता है। भाषा भी उसका एक माध्यम बनता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हीं सब बातों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया। इन्हीं सब बातों को लेकर के निरंतर हम सबकी आत्मा को वे झकझोरते रहे, क्योंकि अगर हम लोग इन बातों को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं। एक नया कार्यक्रम आपके सामने इस समय चल रहा होगा, पीएम विश्वकर्मा का। पीएम विश्वकर्मा में भी हमारे स्थानीय जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके प्रोत्साहन की एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से 2019 में हम लोगों ने यूपी के अंदर इसको प्रारंभ किया था। हम लोग देखते रहते थे कुछ चीजों को, खासतौर पर बहुत सारी चीजें समाज से प्रेरित भी होती हैं। आप देखते होंगे, गांव का नाव बेचारा कहीं जाता है, गांव का व्यक्ति उसकी कोई कीमत नहीं समझता, चौराहे पर बिठा करके ही जमीन में बैठ करके उस दाढ़ी बाल बनवा लेते हैं, बाद में जाते समय 1 रुपया 2 रुपया कोई दे दिया। ऐसे ही गांव में मोची है, हलवाई है, कारपेंटर है, राजमिस्त्री है, उसके हुनर को कोई सम्मान लोग दे नहीं पाते, जबकि उसके पास एक स्किल है, उसने एक विरासत को संरक्षित करके रखा हुआ है। अब उसको सम्मान कैसे देना है? जो व्यक्ति अभी चौराहे पर बाल बना रहा है, अगर वही अपना सैलून बना ले, तो क्या आप 50 पैसे में 1 रुपए में इस काम को कर पाएंगे? आपको सैलून की कीमत तो तब चुकानी पड़ेगी ना। और वह व्यक्ति उसके लिए, इसीलिए हम लोगों ने उस समय इस योजना को प्रारंभ किया था। आज जो पीएम विश्वकर्मा के रूप में पूरे देश के अंदर वह योजना छा रही है, जिसमें हम लोगों ने उसी समय व्यवस्था की थी कि ये 16-17 जो कैटेगरी है, इसको हम लोग लेंगे। इसको लेने के बाद इनको प्रोत्साहित करेंगे, इनकी ट्रेनिंग देंगे। भाई, अगर बाल बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की अपनी पसंद के बाल होते हैं, अलग अलग उसकी होती, वो अपने अनुसार उसकी कटिंग करवाता है। अब कटिंग करवाने के लिए उसकी ट्रेन, उसको पता ही नहीं कि भाई ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाला नियम इसमें भी लागू होगा।
आपकी मांग क्या है और उसके अनुसार वह आपको दे रहा है कि नहीं दे पा रहा है, तो उसी हिसाब से वह भी उस पर कार्य करते हुए जब वह उसको ट्रेनिंग देने का कार्य, तो मैंने कहा भी इनको पहले ट्रेनिंग दो। कहा साहब ट्रेनिंग देंगे तो आएगा। हमने कहा भी देखो प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति है, आप उसको प्रतिदिन अगर उसको 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हो और 500 रुपए प्रतिदिन का मानदेय उसको दो उस दौरान, कि 500 रुपए ट्रेनिंग के दौरान भी उसको प्रतिदिन का प्राप्त होगा, तो क्यों नहीं आएगा? ट्रेनिंग मिलेगा, मानदेय भी प्राप्त हो रहा है, और जाते समय भाई वो अभी तक तो केवल कैंची का इस्तेमाल कर रहा है बाल बनाने के लिए, लेकिन अगर समाज की डिमांड के अनुसार, आज के युवा की अनुसार अगर उसको बाल बनाने के लिए उस प्रकार के उपकरण नहीं देंगे तो बेचारा सीख के करेगा क्या? तो हमने कहा उसको जाते समय टूल किट दे दीजिए, उन सामानों का एक टूल किट पैकिंग उसको बना करके दे दीजिए, और फिर उसका नाम नोट कर लीजिए। नोट करके सुनिश्चित कराइए कि जब वह व्यक्ति स्वयं का सैलून खोलना चाहता है तो बैंक से बात करिए, उसको सस्ते दर में लोन दिलाइए जिससे वो अपना सैलून खोल सके। डिजिटल पेमेंट के साथ अगर वह जुड़ता है तो उसको हम और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो अब तक हम लोग लगभग 3 लाख ऐसे अलग अलग 17 कैटेगरी हैं, इन सबको इस योजना के साथ जोड़ चुके हैं, और अब हम लोग उसके लिए एक नई योजना लेके आए हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी का, जिसमें हम पहले चरण में 5 लाख रुपए का लोन उसको इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी जितना भी उसमें ब्याज लगेगा वो सब सरकार वहन करेगी। और दूसरे चरण में जब अपना मूल धन वापस कर देगा तय समय सीमा पर, तो दूसरे चरण में हम लोग उसको 10 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे, जिससे नए लोगों को इस फील्ड में जाने का एक अवसर प्राप्त होगा, नए जॉब क्रिएट होंगे, नए लोग आएंगे और युवा उद्यमी अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है। यानी वोकल फॉर लोकल के साथ साथ अपने कारीगर और हस्तशिल्पियों को भी सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। जो आपका स्थानीय है, जो उत्पाद आपका अपना स्वयं का है, अगर आप उसकी ब्रांडिंग ही नहीं करेंगे, उसकी मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, तो फिर वह कोई भी किसी भी प्रकार से वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मुझे लगता है कि यह किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए भी और दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के लिए आवश्यक है कि वह इस रूप में अपने आप को आगे बढ़ाए। तो चाहे वह भाषा हो, चाहे वह वहां के स्थानीय उत्पाद हो, चाहे वह वहां के हस्तशिल्पी और कारीगर हो, किसी भी स्तर पर जब तक हम उन्हें सम्मान के साथ जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हम अग्रणी बनने के लिए करना चाहते हैं। और उसी दिशा में प्रयास करने का एक संकल्प है, विकसित भारत की संकल्पना उसी भाव को लेकर के है कि आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत अवश्य होगा। विकसित भारत के लिए जिसकी स्वभाषा हो, स्वसंस्कृति हो, स्वदेश के प्रति सम्मान का भाव हो, और जब इन सभी भावनाओं को हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो परिणाम हम सबके सामने अवश्य आएंगे। लेखन की परंपरा को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। इस पर जो एक उच्च स्तरीय सहज और सरल भाषा में जो एक लेखन होना चाहिए, उस लेखन को अगर हम किसी स्तर पर प्रोत्साहित कर सके, फिर से प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि आज ये एक संकट आया है लेखन पर, खासतौर पर इसलिए संकट आया है कि अब लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जा चुके हैं। आज का युवा बहुत कम टेलीविजन देख रहा है, उसके बाद स्वयं का स्मार्टफोन हो चुका है, और बहुत मीडिया में भी अब बहुत तेजी के साथ परिवर्तन उस रूप में। मुझे लगता है कि हर एक मीडिया ग्रुप ने अपना एक डिजिटल फॉर्म भी जारी कर दिया है, डिजिटल रूप में भी अब वो देखने को आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि इस नए रूप में, इस नई चुनौती का सामना किस रूप में
हमारा यह वर्ग कर पाता है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में जब हम जा रहे हैं तो भाषा एक चैलेंज है हम सबके सामने। और हम लोग तो बहुत बार देख रहे हैं कि एक समय होता था जब हम लोग बचपन में थे तो भाषा सीखने के लिए हम लोगों को कहा जाता था कि अखबार जरूर पढ़ो, न्यूज जरूर सुनो। उस समय टेलीविजन नहीं था, लेकिन आकाशवाणी के न्यूज को जरूर सुनो, सुनते थे, देखते थे, अखबार पढ़ते थे, संपादकीय कॉलम को जरूर अवलोकन करते थे, जहां पे आलेख आते थे उनको जरूर देखते थे, और वह भाषा को सुधार करने का एक माध्यम बना था। सिनेमा के संवादों ने किस रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरी भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे देश के अंदर कैसे जन चेतना को झकझोरने और उसको एकजुट करने का काम किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि उस समय की सिनेमा ने अपने संवाद के माध्यम से वैश्विक मंच पर भी भारत की एक मजबूत छाप छोड़ी थी। आपने बहुत बार उन फिल्मों के संवाद भी देखे होंगे जो वैश्विक मंच पर धूम मचाते हुए दिखाई दिए। तो ये माध्यम भाषा थी उसकी, और उसमें हिंदी की अपनी एक मजबूत पकड़ थी। मुझे यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि संवादी गोरखपुर के माध्यम से जो बात आज दैनिक जागरण आप सबको कहना चाहता है वो यही है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल। और मुझे लगता है कि सभी प्रकार की उन्नति का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह स्वयं की भाषा हो सकती है, और स्वयं की भाषा के प्रति हमारा संवाद न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र को सशक्त करेगा, सुरक्षित करेगा। आप सब ने इस संवादी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, आप सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उदाहरण देते हुए शब्द चयन और अभिव्यक्ति तीन शब्दों को रेखांकित किया, और मुझे लगता है कि आपके वक्त व्याख्यान में ये तीनों चीज प्रतिबिंबित हो रही थी। आपने दिनकर जी का नाम लेकर मन मोह लिया। दिनकर जी की एक पंक्ति है, रे रो की युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। आज के राजनीति में भी इन पंक्तियों की क्या वक्त हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय